Hello friends, myself Dr. BM Singh, Associate Professor, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक रिसर्च पेपर या एक रिसर्च आर्टिकल किस प्रकार से लिखा जाता है। तो एक रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं जनरली। उसका एक टाइटल होता है, उसका ऑथर होता है या ऑथर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मटेरियल मेथड्स होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है और उसके बाद में उसका रिजल्ट होता है, उसका डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद उसके एक्नॉलेजमेंट होता है, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी होती है, फिगर्स एंड टेबल्स होते हैं, रीजंस ऑफ रिव्यू ऑफ रिजेक्शन मैंने इसमें अलग से दिए हैं कि रिजेक्ट कोई मैन्युस्क्रिप्ट किसी रिजेक्ट होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, फीडबैक किस प्रकार से लिया जाए, फॉर्मेटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग कैसे हो और पब्लिकेशन किस प्रकार से हो। तो इन पॉइंट्स पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल ए गुड टाइटल कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स दैट एडिक्वेट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द पेपर। एक जो टाइटल होता है वह है कुछ शब्दों का, चुने हुए शब्दों का, उचित शब्दों का एक डिस्क्रिप्शन होता है जो किसी पेपर को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। रिटन इन कैपिटल लेटर्स, टाइटल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ए कंसाइज एज पॉसिबल बट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जितना संक्षिप्त हो सकता है उतना हो और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। टाइटल शुड हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट योर रिसर्च इज अबाउट एट ए ग्लांस। एक दृष्टि में आपकी रिसर्च में क्या है वो इस टाइटल से पता लग जाना चाहिए। योर टाइटल इज व्हाट सेल्स योर आर्टिकल टू पोटेंशियल रीडर्स। रीडर्स के लिए आपका जो आर्टिकल है वो क्या दे रहा है, क्या बेच रहा है, ये चीज उस टाइटल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर रिसर्च स्टैंड आउट, जिससे कि आपकी जो रिसर्च है वह है उसको स्टैंड आउट करने के लिए एक अवसर प्रदान हो सके। थिंक ऑफ इट एज द हेडलाइन ऑफ योर स्टोरी, फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स दैट कैन हेल्प योर टाइटल मेक इम्पैक्ट। यानी इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं और स्टोरी का एक टाइटल, एक कथानक जो है वो एक उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, किस प्रकार से उसका शीर्षक हो, क्या शीर्षक हो, तो उससे कहानी समझ में आती है। तो टाइटल ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट इज यूजुअली द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर वर्क टू रीडर्स एंड रिव्यूअर्स। जो रीडर्स और रिव्यूअर्स हैं उनके लिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल। Therefore, you must select a title that grab attention, accurately describe the content of your manuscript to make people want to read further. यानी जो रीडर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका टाइटल सफिशिएंट होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक एफिशिएंट और एक ध्यानाकर्षक टाइटल जो है किस प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये एन इफेक्टिव टाइटल शुड बी कन्वे द मेन टॉपिक्स ऑफ द स्टडी। मेन टॉपिक और स्टडी का मेन टॉपिक जो है वो कन्वे करता है। एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च है उसकी हाईलाइट को इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि टेस्ट वैक्सीनेशन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट विद द इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वायरस इनहिबिट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा इन अनइम्यूनाइज्ड रेजिडेंट्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज। ये इतना बड़ा टाइटल है कि इसमें कुछ शब्दों का रिपीटेडली उपयोग हो रहा है, तो इसलिए इसको ज्यादा अच्छा टाइटल नहीं माना जा सकता। इसके स्थान पर ये थोड़ा सा हो सकता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन ए रैंडमाइज्ड ट्रायल, यानी ये थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये क्या कुछ ज्यादा छोटा है, इसलिए इसमें पूरे मैन्युस्क्रिप्ट का एक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, इसमें एनफ नहीं है ये, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो तीसरा ये है कि इफेक्ट ऑफ चाइल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ऑन इन्फेक्शन रेट इन रूरल कम्युनिटीज ए रैंडमाइज्ड ट्रायल, ये ज्यादा उचित है, ये इफेक्टिव है, ये प्रभावशाली है, क्योंकि एक छोटे से एक शब्द में सारी चीज का एक्सप्लेन हो गया कि इसमें क्या चीज है, मैन्युस्क्रिप्ट में क्या मिलेगा। It is short, easy to understand and convey the important aspect of research. आपकी रिसर्च का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी ये डिस्प्ले कर रहा है। ऑथर, उसके बाद ऑथर ऑफ द पेपर इज वन हु एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू द डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। ऑथर इज वन हु टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वह ऑथर होता है। जो एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करता है वह ऑथर होता है। वह कंट्रीब्यूट करता है, एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है, वह ऑथर होता है। ऑथर address should be clearly written of the author.
और मेल एंड कॉन्टेक्ट में बी गिवन टू द करस्पॉन्डिंग ऑथर, करस्पॉन्डेंस के लिए ऑथर का ये चीजें दिया जाना जरूरी होता है। एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद में चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट किस प्रकार से होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट इज द मिनिएचर वर्जन ऑफ द पेपर, किसी पेपर का एक मिनिएचर वर्जन होता है एब्स्ट्रैक्ट। इट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस, ये है भूतकाल में या पास्ट टेंस में लिखा जाता है। इट शुड बी प्रिसाइज, सिंपल एंड इन वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ का हो, संक्षिप्त हो, सरल हो। It is a summary of content of journal manuscript, so it should be limited words. एक सीमित शब्दों का होना चाहिए कि जर्नल की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो किस प्रकार की है, उसी हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट इज ए टाइम सेविंग शॉर्टकट फॉर बिजी रिसर्चर्स, बिजी रिसर्चर्स जो है वो टाइम सेविंग शॉर्टकट होता है ये, और गाइड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट रिटन कंटेंट। आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट रिटन कंटेंट है उसका एक गाइड है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। References and tables should not be mentioned in the abstract. Only the main finding should be written. जो मेन फाइंडिंग है वही आपकी लिखी जानी चाहिए, उसमें टेबल्स का और डेटा का कोई ज्यादा विवरण लंबा चौड़ा नहीं दिया जाना चाहिए। Many readers will only read the abstract. ज्यादातर जो रीडर्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ते हैं, इसलिए therefore it has to be able to stand alone, इसलिए ये अकेला खड़ा रह सके, इस प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट हो। In most cases, the abstract is only part of your article that appear in indexing database such as the Web of Science, and so it will be the most accessed part of an article, making a good impression and will encourage researcher to read a full paper. ज्यादातर जो जर्नल्स होते हैं उनकी जब इंडेक्सिंग की जाती है तो इंडेक्सिंग में जो डेटाबेस लिया जाता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट ही लिया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट आपका जिस कैटेगरी का होगा, जिस क्वालिटी का होगा, उसी हिसाब से आपकी मैन्युस्क्रिप्ट की असेसमेंट होगा, मूल्यांकन होगा उसी आधार पर। ए वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट कैन आल्सो हेल्प स्पीड अप द पीयर रिव्यू प्रोसेस, जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होती है उसको स्पीड अप करने का भी काम करता है। ड्यूरिंग पीयर रिव्यू, refereed are usually only sent the abstract when invited to review the paper. जब पेपर का रिव्यू किया जाता है तो उसके लिए भी एब्स्ट्रैक्ट को ही भेजा जाता है। Therefore, the abstract need to contain enough information about the paper to allow referees to make judgment as to whether they have enough expertise to review the paper. आपके पेपर को रिव्यू करने के लिए आपको आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो है इनफ, पर्याप्त जानकारी लिए हुए होना चाहिए। Abstract should answer these questions about manuscript. आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वह इन प्रश्नों के उत्तर उसके अंदर निहित होने चाहिए। What was done, क्या किया गया है। Why did you do so, do it, ये आपने क्यों किया। What are your findings, इसमें आपकी फाइंडिंग्स क्या, आपको क्या हासिल हुआ, क्या प्राप्त हुआ। Why are these findings useful or important, ये जो फाइंडिंग है आपकी जो हासिल हुए हैं वह किस प्रकार से उपयोगी हैं और उनका क्या महत्व है। These are the most important points, help people to decide whether they want to read rest of the paper or not. तो बचे हुए जो मैन्युस्क्रिप्ट है या रेस्ट ऑफ द पेपर है उसको पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, ये सारी चीजें ये तय करते हैं। Make sure you follow the proper formatting guideline of the journal manuscript when the preparing abstract. किसी जर्नल के लिए जब आप एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हो तो उसकी गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए। Abstract must be effective that summarize your research without going into too much detail. ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय एब्स्ट्रैक्ट में ही सारी चीजें अगर आ जाएं, वह इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। इफ दे आर इंटरेस्टेड पीपल कैन रीड ऑन, जब इंटरेस्टेड पीपल हैं उसको उसी को रीड करते हैं ज्यादातर। योर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी समरी ऑफ योर रिसर्च, आपकी रिसर्च की समरी होती है। रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आर्टिकल दैट पीपल विल रीड, सो मेक श्योर इट इंक्लूड ऑल द मेन पॉइंट्स। नाउ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द टूल टू हेल्प इंडेक्सर और सर्च इंजन फाइंड रेलेवेंट पेपर्स। कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनको डाल करके किसी सर्च इंजन में, जिससे आपका पेपर जो है वो सामने आ जाए। इफ डेटाबेस सर्च इंजन कैन फाइंड योर जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट, रीडर विल बी एबल टू फाइंड इट टू, and this will increase the number of people reading your manuscript and likely lead to more citation. तो इसलिए आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो ज्यादा सिटेशन में जा सके, तो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को ज्यादा बार पढ़ा जा सके या उसको सर्च किया जा सके, उसके लिए ये कीवर्ड काम में आते हैं। However, to be effective, keyword must be chosen carefully so that there should be 3 to 8 keywords in. 3 से 8 शब्द होते हैं जनरली, जिनको डाल करके और उसके आपके मैन्युस्क्रिप्ट को बाहर लाया जाता है और सामने लाया जाता है इंटरनेट से। रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट, आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको उसके कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये कीवर्ड्स। बी स्पेसिफिक ऑफ योर फील्ड और सब फील्ड, आपकी फील्ड और सब फील्ड के ये स्पेसिफिक टर्म होते हैं
स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन्युस्क्रिप्ट है फिजिको केमिकल स्टडी ऑफ माधव सागर की फिजिको केमिकल स्टडी। अब इसका जो पुअर कीवर्ड है वो फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, टर्बिडिटी, फिश, माधव सागर, ये ऐसे शब्द हैं जो पुअर कीवर्ड की श्रेणी में आते हैं। जबकि अच्छे कीवर्ड क्या होने चाहिए, वो ये है कि फिजिको केमिकल पैरामीटर। इसमें फिजिको केमिकल पैरामीटर जो आपने पूरी स्टडी के दौरान लिए गए हैं वो इसका कीवर्ड होगा। माधव सागर इज द इम्पोर्टेंट कीवर्ड। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जिससे आपकी ये चीज सामने आ सकती है। एक दूसरा टाइटल है कि रीजन स्पेसिफिक न्यूरोनल डिग्रेडेशन आफ्टर द ओकेडोइक एसिड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पुअर जो कीवर्ड है वो है न्यूरॉन, ब्रेन, और ये एब्रिविएशन ओए एब्रिविएशन डाल दिया, ये अच्छा कीवर्ड नहीं माना जाता। रीजनल स्पेसिफिक न्यूरोनल डिग्रेडेशन सिग्नलिंग, ये सारे अच्छे जो है कीवर्ड नहीं माने जाते। इनका बेटर कीवर्ड क्या हो सकता है? बेटर कीवर्ड ये हो सकता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, CA1 रीजन, हिपोकैम्पल, ओकेडिक एसिड, न्यूरोटॉक्सिन्स, MAP काइनेज सिग्नलिंग सिस्टम और सेल डेथ, ये बेटर कीवर्ड हैं जो इसके लिए ज्यादा शूट करते हैं। नाउ द इंट्रोडक्शन. Introduction is the first section of the paper. It is brief description of your research and one should state the purpose of the research in this part. Extensive literature review of the subject should not be given. Introduction should be well balanced, current and relevant. Once you have provided background material and stated the problem, the question for your study, tell the reader the purpose of the study. जब आप एक चीज का किसी आपकी जो स्टडी है उसका बैकग्राउंड लिख रहे हैं तो उस समय उसकी पर्पस, आपकी स्टडी का पर्पस भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने क्यों ये स्टडी ली। Usually the reason or to fill the gap of knowledge and to answer the previously unanswered questions. For example, if a drug is known to work well with one population but has never been tested in different population, the purpose of the study could be to test efficacy and safety of the drug to the second population. तो इस प्रकार से जो गैप हैं या अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने के लिए ये स्टडी की जाती है, जिसमें कंटिन्यूटी, कोई चीज फुल एंड फाइनल नहीं होती, उसमें कुछ गैप्स जो होते हैं उनको भरने के लिए स्टडी की जाती है। या फिर जैसे एक एग्जांपल बताया कि एक पॉपुलेशन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, दूसरी पॉपुलेशन पर नहीं हुआ है, तो उसको दूसरी पॉपुलेशन पर उसकी एफिकेसी और सेफ्टी जानने के लिए किसी ड्रग की वो किया जा सकता है। The final thing to include at the end of your introduction is clear and exact statement of your study aims. And you might also explain in sentence or two how to conduct the study. इसमें आपकी स्टडी किस प्रकार से की गई इस चीज का भी मेंशन कर सकते हैं आप। उसके बाद में आता है material and methods. In this part you have to describe what you did. इस पार्ट में आपको ये बताना पड़ता है कि आपने क्या किया। Methodology should be appropriate or accurate. एंड एक्यूरेट होनी चाहिए मेथोडोलॉजी, और अप्रोप्रिएट उचित होनी चाहिए। यूज सब हेडिंग टू द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए पेपर विच अफेक्ट रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करता है। मोस्ट रिसेंट केमिकल्स एंड apparatus शुड बी यूज्ड एंड इफ यू अडॉप्ट अ मेथड ऑफ अदर गिव ए प्रॉपर रेफरेंस ऑफ देम। यदि आप किसी दूसरे के मेथड को काम में ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर रेफरेंस दें अपने उसमें। If the same thing is done in the same condition, then the result should be the same, will be the same, and the result may have the minor change in the numerical value. यदि आप किसी दूसरे की पद्धति काम में ले रहे हैं तो उस पद्धति का रेफरेंस दें, और उस कंडीशन अगर आप उससे थोड़ा विचलन आ रहा है तो उसका कारण दें, और रिजल्ट में माइनर न्यूमेरिकल चेंज हो सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंटेशन में भी अंतर आ जाता है। Describe new methods to enough detail that another researcher can reproduce your experiment. ये सी एक इतनी enough डिटेल होनी चाहिए आपकी इसमें मेटेरियल मेथड में कि आप कोई दूसरा जो रिसर्चर है वो रिप्रोड्यूस कर सके अपने एक्सपेरिमेंट्स को, आपकी पद्धति को काम में ले सके। Describe the established method briefly and simply cite a reference where the reader can find more detail. एंड जहां भी जरूरत हो वहां पर मोर ज्यादा डिटेल भी दी जानी चाहिए। A written permission must be taken from the ethical committee of an experimental animal experimentation. जूलॉजी के अंदर जो एनिमल साइंस है उसके अंदर तो एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए एथिकल कमेटी से रिटन परमिशन भी लिया जाना चाहिए, वो भी जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी वैलिड नहीं होगी आपकी रिसर्च। Statistical analysis is most important thing of research.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। दिस कैन डेविएट रिजल्ट इन रॉन्ग डायरेक्शन, इससे आपके जो रिजल्ट हैं वो गलत दिशा में जा सकते हैं। देयरफॉर इट शुड बी केयरफुली डन, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। ज्यादातर जो रिसर्च में काम में आने वाला जो टेस्ट है या स्टैटिस्टिकल एक फॉर्मूला है वो है इनोवा टेस्ट, टी टेस्ट, डीएमआरटी, ये तो फ्रीक्वेंटली काम में आते हैं। टू डिटर्मिनेशन द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द रिजल्ट, किसी रिजल्ट का सिग्निफिकेंस लेवल डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट काम में लिए जाते हैं। एडवांस डेटा एनालिसिस, एसपीएसएस, AMOS, स्टेटा एंड ईव्यूज एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग, NS2, NS3, HFSS, CST, जावा और एनी अदर, ये चीजें भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काम में आती हैं। नाउ रिजल्ट is the section simply state that what you found but not interpret the result and discuss in their implications। रिजल्ट में ये चीज आती है कि आपने क्या पाया, क्या आपको हासिल हुआ, क्या प्राप्त क्या हुआ, आपका रिजल्ट, आपका निष्कर्ष क्या निकला। The result should be presented in a logical order, logical order में उसको लिखा जाना चाहिए। In general, this will be in order of importance, not necessary the importance in which experiment were performed। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट से कम इंपॉर्टेंस की हायरार्की में लिखा जाना चाहिए, न कि उस ऑर्डर में जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया है। One data must be represented in one manner and these norms are applicable in both thesis as well as in research papers। Thesis is sufficient to 100 to 200 pages in place of 500 pages। ज्यादा बड़ी लिखने की बजाय शॉर्ट एंड स्वीट आपकी thesis होनी चाहिए, ताकि उसको जांच करने में, पढ़ने में भी आनंद आए पढ़ने वाले को। Discussion, in this part, papers such as the no result should be written and discuss the result with the evidence and principles। Mechanism of action should be discussed in this part। If your result matches with any other result, discuss it with reason why it's so। यदि आपका कोई रिजल्ट डिस्कस का, इसमें रिजल्ट्स का डिस्कशन किया जाता है, और यदि आपका कोई रिजल्ट किसी से मैच कर रहा है तो उसका कारण दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च शुड बी डिस्कस्ड, नॉट यूजलेस थिंग्स। इस डिस्कशन में कोई यूजलेस थिंग्स का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, तो उसमें नहीं डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। डिस्कस योर कंक्लूजन इन ऑर्डर टू मोस्ट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको सबसे पहले, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट चीज को सबसे बाद में ले जाना चाहिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी टू शो रिव्यूअर एंड रीडर्स एंड दैट यू हैव टू कंसीडर योर एक्सपेरिमेंट वीकनेसेस। कुछ आपके एक्सपेरिमेंट की जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, उनको भी आप डिस्प्ले करें, उनको भी आप शो करें, उनको भी आप उनकी भी व्याख्या करें कि ये कमियां आई तो क्यों आई, उनका कारण क्या रहा। Many researchers have hesitant to do this। कुछ ज्यादातर रिसर्चर जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं अपनी कमियों को बताने के लिए, जबकि अपनी कमियों को डेलिबरेटली स्वीकार करना चाहिए कि हमारे एक्सपेरिमेंट में ये कमी रही, जिससे आपको ये पता लगे कि जिस दूसरों को ये पता लगे कि आप इस टॉपिक पर आपकी कितनी डीप नॉलेज है। डिस्कशन ऑफ रिसेंट ईयर्स डेटा नीड टू बी फोकस्ड। जो रिसेंट ईयर हैं, पिछले 5 साल के पेपर जो डेटा हैं, उन पर ही ज्यादा फोकस रखा जाना चाहिए। State how your results extend the finding of your previous studies। पिछली जो स्टडीज हैं उनसे आपके रिजल्ट किस प्रकार से एक्सटेंड करते हैं, उन चीजों को भी आप डिस्क्राइब करें। If your finding are preliminary and the suggest the future study that need to be carried out। यदि आपकी जो फाइंडिंग है वो प्रिलिमिनरी है, तो आगे की जो स्टडी किस प्रकार से की जाती है उसका भी डिस्क्रिप्शन करें। At the end of your discussion, state your main conclusion once again। आपका जो मेन कंक्लूजन है उसको भी एक बार दोबारा से उसमें डिस्कस करें डिस्कशन के अंत में। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट वह है जिसमें आप सभी उन चीजों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको इस रिसर्च के दौरान हेल्प की। Its purpose is to thank to all people who helped during the research but did not qualify the authorship। लेकिन वो खुद ऑथर नहीं बन पाए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपको उन्होंने खूब हेल्प की, तो उनका आप एक्नॉलेज करें और उनका आप धन्यवाद दें। Acknowledge anyone who provided intellectual assistant। आपको बौद्धिक जिसने सहायता दी, टेक्निकल हेल्प की, और स्पेशल इक्विपमेंट एंड मटेरियल और लेबोरेटरीज, और इंक्लूडिंग द राइटिंग एंड एडिटिंग, तो इन सभी का आप धन्यवाद ज्ञापित करें एक्नॉलेजमेंट के अंदर। Some journals request that you use this section to provide the information about the funding by including specific grant numbers and titles। Check your target journal's instruction for the author, and if you need to include the funding information, list the name or names of the funding organization in full। यदि आपको किसी ने फंडिंग प्रोवाइड किया है, किसी फंडिंग एजेंसी के द्वारा फंड मिला है, तो उसका भी आप डिस्क्रिप्शन करें, फुल डिस्क्रिप्शन करें, और उसको
फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। लास्टली one has to give a list of references or bibliography at the end of the research in the thesis। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो होती हैं वो रेफरेंसेस होते हैं जिसमें आपने डिस्कशन में काम में लिया है और इन कुछ इंट्रोडक्शन में भी काम में लिया है। इंट्रोडक्शन में और डिस्कशन में जो काम में आते हैं रेफरेंसेस, वो उनका यहाँ पर एक लिस्टिंग होती है, उसे रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। Last name of the books, journals and research work which have done by others and you have consulted in your text। आपने अपने टेक्स्ट में कंसल्ट किया है और रिसर्च दूसरों के द्वारा की गई है, उन चीजों का रेफरेंस आप उसमें दें। As references have an important role in many parts of the manuscript, failure to sufficiently cite other work can reduce your chances of being published। यदि आपने अच्छे से उन रेफरेंसों को नहीं दिया तो आपके पब्लिकेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। Every statement in fact, description of previous finding require a supporting reference। A bibliography is a wider list of the reading that include both in text references and other resources you have consulted। आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में जिनको रेफरेंस दिया है, जिन चीजों का हवाला दिया है, उन चीजों की तो लिस्टिंग होती है, उसके अलावा वो चीजें भी होती हैं जिन्होंने आपने कंसल्ट किया है लेकिन आपने उनका हवाला नहीं दिया है, आपने उनको सिटेड नहीं किया है, आपने उनको एग्जाम्पलीफाई नहीं किया है, उनको रेफरेंस में नहीं डाला है, तो उनको मिला करके बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। The basic difference in reference and bibliography. Bibliography is a listing of the material that have been consulted while the writing the thesis or body of research। References are the quotations used in introduction and discussion part। डिस्कशन और इंट्रोडक्शन में जो कोटेशन आपने काम में लिए उनको तो रेफरेंसेस में आते हैं, जबकि पूरी थीसिस के अंदर जो भी आपने कंसल्ट किया वह बिब्लियोग्राफी में आता है। References are written in numerical value while bibliography in the alphabetical orders। बिब्लियोग्राफी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आती है और रेफरेंसेस जो हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखे जाते हैं। रेफरेंस लिस्ट इज द डिटेल लिस्ट ऑफ द रेफरेंसेस दैट आर सिटेड इन योर वर्क एंड a bibliography is a detailed list of references cited in your work plus the background reading and the other material that you may have read but not actually cited। तो आपने उनको पढ़ा है और लेकिन आपने उनका एग्जाम्पल नहीं दिया है, आपने उनका सिटेशन नहीं दिया है, वो सारी चीजें बिब्लियोग्राफी में आती है। हाउ टू राइट ए रेफरेंस। रेफरेंस को लिखने का तरीका क्या है? रेफरेंस को लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, ऑथर या ऑथर्स जितने भी हैं उन सब के नाम आते हैं, पहले मेन ऑथर, फिर उसके बाद में को ऑथर का नाम आता है, उसके बाद में टाइटल आता है, उसका आपका जो रिसर्च पेपर है उसका टाइटल आता है, उसके बाद में जर्नल का नाम आता है, उसके बाद में उसका वॉल्यूम, उसका मंथ ऑफ पब्लिकेशन और उसके पेज नंबर्स। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, मैकडॉवेल स्केल एंड न्यूटन एम Phytophthora causing disease in Alpine vegetation in न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स के अंदर कि ये डिजीज कॉज करने वाला पाइटोप्थेरा, उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया इनके द्वारा और ऑस्ट्रेलियन प्लांट पैथोलॉजी नामक जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ, जिसमें ये फर्स्ट इश्यू था, 2003 में पब्लिश हुआ और पेज नंबर इसका 113 से लेकर 119 था। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है एक रेफरेंस देने का। फिगर्स एंड टेबल्स यानी डिस्प्ले आइटम्स। जो डिस्प्ले आइटम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को समझाने के लिए। The figures and tables are often the quickest way to communicate large amount of complex information that would be complicated to explain in text। टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने में जिनको कॉम्प्लिकेसी आती है, जो जटिल होती हैं, उनको आप फिगर्स के द्वारा या डिस्प्ले आइटम्स के द्वारा आप डिस्प्ले कर सकते हैं। टेबल शुड बी क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो भी टेबल काम में लाएं वह साफ हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। Many readers will only look at your display items without reading the main text of your manuscript। आपकी मैन्युस्क्रिप्ट की मेन टेक्स्ट को बिना पढ़े आपके उसको फिगर्स को और आपके टेबल्स को देख करके पता लगा लेते हैं कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट में कितना दम है। Therefore, ensure your display item can stand alone from the text and communicate clearly your most significant results। Display items are so important to attracting readers to your work। Well designed and attractive display items will hold the interest of readers and compel them to take time to understand figures and can even entice them to read your full manuscript। जो आपके जो डिस्प्ले आइटम्स हैं जैसे फिगर्स हैं या टेबल्स हैं, वो है जो रीडर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करती हैं और उनको मजबूर कर देती हैं आपकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। इस प्रकार से वो बनाई जानी चाहिए।
उसके बाद टेबल्स जो होती हैं वो किस प्रकार की हो, टेबल कंसाइज हो, इफेक्टिव वे में प्रेजेंट की हुई हो, और उसके जो डिजाइन है वो केयरफुली बनाया गया हो, केयरफुली कम्युनिकेट योर रिजल्ट्स इन द बिजी रिसर्चर्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स वेल डिजाइन इन द टेबल। टेबल के अंदर इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे टेबल क्लियर हो, कंसाइज हो, लीजेंडरी हो और कैप्शन में हो, और डेटा डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज फॉर क्लैरिटी इन टेबल एंड सफिशिएंट स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम्स एंड रोज इन टेबल। यूनिट शुड बी प्रोवाइडेड इन टेबल, टेबल में इकाई लिखा जानी चाहिए। फाइनली हाई क्वालिटी डिस्प्ले आइटम्स गिव योर वर्क ए प्रोफेशनल अपीयरेंस। आपके वर्क को एक प्रोफेशनल अपीयरेंस देने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। अब इतना करने के बाद भी कई बार जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है, यानी पब्लिकेशन में भेजते हैं तो पब्लिकेट नहीं होती और पीयर जो ग्रुप है कि उसको रिजेक्ट कर देता है। तो उसके कारण क्या होते हैं? उसके कारण ये हो सकते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो तो पुअर इंग्लिश इज वन ऑफ द टॉप रीजन फॉर रिजेक्शन बिफोर पीयर रिव्यू। So it is the worthwhile to make sure that your writing is clear, accurate and correct before you submit. आप सबमिट करने से पहले आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर हो, सही हो और करेक्ट हो, ये सारी चीजें इनका ध्यान रहे, वर्थवाइल हो, इन चीजों को आप ध्यान रखें लिखते समय। सम अदर रीजंस, कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे लेक ऑफ नोवेलिटी, तथ्यपूर्ण न होना, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल मूल चीज, मूल भावना का नहीं होना, द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्सोलेट स्टडी, यानी इस प्रकार की स्टडी है जिसका कोई आज तक कोई यूज नहीं है, वो आउटडेटेड हो गई है, आउटडेटेड स्टडी है, इस प्रकार की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो भी रिजेक्ट हो जाती हैं। इम्प्रॉपर रेशनल, तर्कपूर्ण नहीं है, अनइम्पोर्टेंट और इररिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, कोई जो है समयबद्ध तरीके से आज के अर्थपूर्ण नहीं है, आज के समय में वो चीज अर्थपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। फ्लो इन मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी उसकी दोषपूर्ण है, उसमें दोष सिद्ध मेथोडोलॉजी यूज की गई है। पुअर एनालिसिस सच एज द यूजिंग इनएप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड लेक ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑलटुगेदर, यानी ऐसे कुछ गलत एनालिसिस किया गया है उसका, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाती है। लेक ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या नहीं की गई है तो रिजेक्ट हो जाती है। वीक रिसर्च मोटिव वेयर योर हाइपोथेसिस इज नॉट क्लियर एंड साइंटिफिकली वैलिड, आपकी भी जो हाइपोथेसिस थी वह आपकी हाइपोथेसिस को आपका रिसर्च मोटिव नहीं फुलफिल करता है, वीक रिसर्च मोटिव था आपका, इसलिए रिजेक्ट हो जाती है। कई योर डाटा डज नॉट आंसर द क्वेश्चन पोस्ड, जो आपके क्वेश्चन आपका अराइज किया आप उठते हैं उनको वो आंसर देने में सफल नहीं होते, सक्षम नहीं होते, इसलिए आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाती है। रिव्यूअर्स फील्ड ऑफ नॉलेज एंड डिस्क्रिप्शन एंड इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ द जर्नल, जर्नल की इनअप्रोप्रिएटनेस नहीं होने के कारण या फिर जो पीयर रिव्यू है उसकी नॉलेज नहीं होने के कारण भी कई बार मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाती हैं। आउट ऑफ स्कोप ऑफ जर्नल, जर्नल आउट ऑफ स्कोप है, नॉट एनफ टू एडवांस टू एनफ इम्पैक्ट ऑफ द जर्नल, जर्नल के लिए ये कोई ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो जाती है। रिसर्च एथिक्स इग्नोर सच एज द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट और द अप्रूवल फ्रॉम द एथिक कमेटी ऑफ द एनिमल रिसर्च, इसलिए कंसेंट नहीं ली गई है किसी पेशेंट से या किसी एनिमल एथिकल कमेटी से कंसेंट नहीं ली गई है, इसलिए भी रिजेक्ट हो जाती हैं। लेक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड नॉट फॉलोइंग जर्नल फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट, जो भी जर्नल की रिक्वायरमेंट है उसके फॉर्मेट के अनुसार वो नहीं बनाई गई है, इसलिए रिजेक्ट हो जाती है। लेक ऑफ नेसेसरी डिटेल ऑफ रीडर्स फुली अंडरस्टैंड टू रिपीट द ऑथर्स एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट्स, इसलिए भी रिजेक्ट हो जाती है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स और इनका एनालिसिस किया है वह रिपीटेडली वो ढंग से नहीं किया गया, अप टू द मार्क नहीं है। लेक ऑफ अप टू डेट रेफरेंसेस और रेफरेंसेस कंटेनिंग ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ सेल्फ सिटेशन, अपने रेफरेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है आपने, या फिर अप टू डेट रेफरेंसेस नहीं है, बहुत ज्यादा पुराने रेफरेंसेस हैं वो काम में लिए हैं, इसलिए रिजेक्ट हो जाती है। हैज ए पुअर लैंग्वेज क्वालिटी, आपकी जो रिटन की क्वालिटी है, राइटिंग अच्छी नहीं है या जो लैंग्वेज क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो जाती है। डिफिकल्ट टू फ्लो द लॉजिक और पुअरली प्रेजेंटेड डाटा, वायोलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स, पब्लिकेशन एथिक्स का भी वायोलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, इसलिए भी वो कई बार रिजेक्ट हो जाती है। These rejection reasons can be avoided by the following journal specific guidelines, ensuring you write a coherent paper in good English and honestly assessing your work when the deciding on a target journal. किसी जर्नल में भेजने से पहले आप उस चीज को रिव्यू करें, ढंग से अच्छे से लिखें और उसके बाद में उसको भेजें। All these points are covered in a writing a journal manuscript and writing in English tutorial.
इनसे इंग्लिश ट्यूटोरियल की भी हेल्प ली जा सकती है ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखते समय। उसके बाद फीडबैक भी ले सकते हैं अपने किसी परफेक्ट बनाने के लिए, अपने रिसर्च पेपर को परफेक्ट बनाने के लिए आप फीडबैक लाएं किसी दूसरे कोऑथर्स से या किसी रीडर्स से या किसी कोवर्कर से आप उसका फीडबैक लें और फीडबैक लेने के बाद में फिर उसमें इंप्रूव करें और उसको परफेक्शन की ओर ले जाएं। फॉर्मेटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट का फॉर्मेटिंग कैसे हो? इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्मेट योर मैन्युस्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू योर टारगेट जर्नल रिक्वायरमेंट्स which can be found in instruction for authors। जो ऑथर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किसी जर्नल के द्वारा, उसके अनुसार ही वो आपका फॉर्मेटिंग होनी चाहिए उस रिसर्च पेपर की। This will speed up the submission of process because the journal's editorial team will not have to send your manuscript back to you for formatting। इससे अगर आपने पहले ही अच्छे से बना करके भेज दिया तो आपकी जो एडिटोरियल टीम है वह ज़्यादा समय नहीं लेगी उसको पब्लिश करने में, वापस नहीं भेजेगी करेक्शन के लिए या फिर उसको रिटर्न नहीं करेगी या रिजेक्ट नहीं करेगी। It can also increase your chances to success because you will not omit material that journal might require। और कई बार जर्नल की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए भी रिजेक्ट हो जाती है। Before writing a complete draft of your manuscript, it is a good idea to select an initial target journal, read the formatting requirement of the journal, so its website, then write your draft, and this could save a lot of time and you won't have to reformat an already written manuscript after selecting the journal। तो सबसे पहले उस जर्नल में छपे हुए जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको देखें, उसके बाद में उनका कैसा फॉर्मेटिंग है उसके बाद में फॉर्मेटिंग करें ताकि आपकी सारी चीजें बाद में बार बार उनको रीफॉर्मेट करने की जरूरत न पड़े। रिव्यू ऑफ गाइडलाइंस एंश्योर दैट योर मैन्युस्क्रिप्ट मीट देम। हैव यू ओबेड द वर्ड कैरेक्टर लिमिट्स? कैरेक्टर की लिमिट का आपने पालन किया है? इंक्लूडेड ऑल रिक्वायर्ड सेक्शंस or supply all requested content information, inserted figures and correct location, correctly formatted references and file format, any conflict of interest and ethical committee, regulatory committee से आपने परमिशन ली है और obtain consent from all authors, सभी authors से consent ली करनी है। ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, तब उसके बाद में वो आपका परफेक्ट एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है। पब्लिकेशन लास्ट में आपका पब्लिकेशन के लिए व्हाट यू डिड वो आपके पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए कि आपने क्या किया है। इट शुड बी पब्लिश्ड इन नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स और बुक्स और एडिटेड बुक्स और चैप्टर्स ऑफ बुक्स। चूज ए गुड स्कोप journal published to your work and journal should be prestigious and some more frequency of issues per year। Write your manuscript as per journal's requirement। पब्लिकेशन के आने के बाद में आपका ये चीज जो है वो जस्टिफाइड एक डॉक्यूमेंट बनेगा, तो अगर पब्लिश नहीं आएगा, पब्लिक के सामने नहीं आएगा तो आपकी उसका कोई उपयोगिता नहीं। जर्नल शुड बी पीयर रिव्यूड, जो जर्नल में आपका छपवाना चाहते हैं वो पीयर रिव्यूड हो, ओपन एक्सेस जर्नल हो एंड इट मस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड पीरियोडिक जर्नल हो यूजीसी से एंड इट हैज ए वेल डिफाइंड ISSN और ESSN नंबर विद गुड इम्पैक्ट फैक्टर एंड इट मस्ट बी अवेलेबल ऑनलाइन एंड लिस्टेड इन UGC। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये अनलिस्टेड होना चाहिए, वो तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल हो। द जर्नल शुड बी पब्लिश्ड इन प्रिंट एज वेल एज इन ऑनलाइन वर्जन विच इज फ्री एक्सेस एंड डाउनलोडेबल। तो उसके बाद में दे विल फाइंड, अगर वो जो पीयर रिव्यूड टीम है वो अगर उसको देखेगी कि ये पब्लिशेबल वर्क है तो उसको पब्लिश कर देगी, और यदि पब्लिश हो जाएगा तो दिस विल बी ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विद योर नेम फॉरएवर, हमेशा के लिए आपके नाम से ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी वर्क है वह पब्लिश हो जाएगा, इसके सामने होगा, दुनिया के सामने आपका रिसर्च वर्क होगा। इस प्रकार एक रिसर्च आर्टिकल को लिखा जाए तो अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।